देखिए, आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर सिर्फ ऐसा नहीं होता कि जो वोटर्स होते हैं वो अपने इलेक्टेड मेंबर को चुनते हैं ताकि वो आगे चल के उनके ऊपर रूल कर सके, बल्कि इसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि जो रूलर्स है यानी कि जो भी इलेक्टेड मेंबर है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके चले ताकि एक डेमोक्रेटिक सही तरीके से रन की जा सके किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं अपनी वन शॉट में, जिसमें हम वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानेंगे। हमें यह पता चलेगा कि जो इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर मेजर पॉलिसी जो डिसीजन होते हैं वो किस तरीके से लिए जाते हैं। इन केस अगर कोई भी डिसीजन में डिस्प्यूट हो जाता है रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन पार्टी में, तो उनको सॉर्टेड कैसे किया जाता है, जो हमारे वेरियस इंस्टीट्यूशन है वो काम कैसे करते हैं, वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलने वाली है। काफी इंटरेस्टिंग लेसन है, बड़े ध्यान से समझिएगा। इसी वीडियो में आपको कंप्लीट चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। सबसे पहले बात इस लेसन के मेन इंट्रोडक्शन की, तो सिंपली इस लेसन के अंदर आपको मेन 5 चीजों के ऊपर काम करना है। ओबीसी, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और जुडिशरी, यही आपके वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन है। तो शुरुआत करते हैं हम ओबीसी के साथ। देखिए क्या बताया गया, हाउ इज द मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, किस तरीके से मेजर पॉलिसी डिसीजन लिए जाते हैं उसे समझिएगा। सबसे पहले एग्जांपल के तौर पे आपको एक गवर्नमेंट का ऑर्डर दिया गया। अब ये जो गवर्नमेंट का ऑर्डर नंबर है वो कैसे है और वो किस पर्टिकुलर केस के साथ जुड़ा है उसे समझिएगा। ऑन अगस्त 13, 1990 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू एन ऑर्डर, इट वाज कॉल्ड एन ऑफिस मेमोरेंडम, इट हैज अ नंबर एंड इट्स नोन बाय दैट, जो कि कुछ ऐसे ही है। ये आप देख सकते हो, ये पूरा प्रॉपर नंबर है जहां पर आपको ये ऑफिस मेमोरेंडम और कुछ नंबर और डेट लिखी होगी और ये डेटेड पूरी मेंशन है। द जॉइंट सेक्रेटरी एंड ऑफिसर इन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस साइन द ऑर्डर। तो ये इनके ऊपर साइन करते हैं जो आगे चल के लीगल बन जाता है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, इट वॉज क्वाइट शॉर्ट, बैरली इन 1 पेज, इट लुक लाइक एन any ordinary circular or notice that you may have seen in school, जैसे आपके नोटिस बोर्ड पे चिपका दिए जाते हैं। तो ऐसी होता है, डेट लिखी होती है, टॉपिक लिखा होता है, हेडिंग वो किसके बारे में। तो ऐसे ही गवर्नमेंट के अंदर ना हमें ये ऑफिस मेमोरेंडम देखने को मिलते हैं। गवर्नमेंट क्या करते हैं, इशू हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर एवरी डे ऑन डिफरेंट मैटर्स। सरकारें बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं उनको इशू करने का काम करती है। तो हमें ये पता चलता है ना कि इंस्टीट्यूशन कैसे रन हो रहा है। आए दिन हम देखते हैं एक नया कानून आ गया, इसके प्राइस चेंज हो चुके हैं, अब न्यू रोल की अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें इन्हीं के थ्रू हमें पता चलती है। बट दिस वन वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिकम अ सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी फॉर सेवरल ईयर। लेकिन ये जो अभी मैंने आपको ऑफिस मेमोरेंडम दिखाया है, शो किया है, ये काफी इंपॉर्टेंट था। यहां पर आप देख सकते हो। अब इसके अंदर ऐसा क्या खास था कि ये इतने सेवरल ईयर से कंट्रोवर्सी का पार्ट बना रहा। तो आइए जानते हैं इसी के बारे में, ताकि आपको अच्छे से पता चल चुके हमारे देश के अंदर अगर कोई लॉ बनता है, अगर वो कोई लॉ इतना ज्यादा एक्सपैंड हो चुका है कि वो बन ही नहीं रहा, तो कुछ ना कुछ तो खास है, क्योंकि रूलिंग पार्टी वो लॉ लाना चाहते हैं और ऑपोजिशन उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। तो ये केस कितना खिंच सकता है, आपको इस बात से आइडिया मिल जाएगा कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी क्या होती है, कि ऐसा नहीं है कि मन में जो आया कानून बना दिया। ऑपोजिशन की भी रिस्पेक्ट होती है और डेमोक्रेसी काफी हेल्थी बनती है। देखिए इस केस के बारे में, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, इस मेमोरेंडम को यहाँ पे मेंशन है ये, और ये है डेट मेंशन। सब्जेक्ट है कि 27% रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज। ये जो ऑफिस मेमोरेंडम था ये एक रिजर्वेशन से रिलेटेड था, और आप जानते हो हमारे देश के अंदर रिजर्वेशन जो टॉपिक है वो कितना ज्यादा सेंसिटिव, कितना ज्यादा डिबेटेबल टॉपिक है, जिसमें आप बहुत टाइम अपना स्पेंड कर सकते हो लेकिन सॉल्यूशन आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा। यानी कि हम अपने साथ वाले को प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाई इस चीज में नहीं कर सकते, हार्डली कर सकते हैं। तो ये इसी चीज से रिलेटेड है ऑलरेडी। देखिए इसमें बात 27% जो था वो SEBC को दिए जाने वाले रिजर्वेशन को लेकर बात हो रही है। SEBC में आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये OBC को लेकर ही बात कर रहा है, अदर बैकवर्ड क्लासेस। हालांकि इसका नाम सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस रखा गया है। अब इस
इस कमीशन को एक नाम से जाना गया था, मंडल कमीशन। अभी मैं पूरा केस आपको बताता हूं कि हुआ कैसे कैसे था, लेकिन आप अभी ये समझ लीजिएगा कि जिस टॉपिक के हम शुरुआत कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट का ऑर्डर था, वो इसी से रिलेटेड था। अब हुआ क्या क्या था उसे समझिएगा। दिस ऑर्डर अनाउंस्ड अ मेजर पॉलिसी डिसीजन। इट सेड दैट 27% ऑफ द वैकेंसीज इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर रिजर्व्ड फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। अगर मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी समझाना चाहूं तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर ऑलरेडी बिफोर इंडिपेंडेंस एससी और एसटी एक्ट जो था वो इंप्लीमेंट था, जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस भी रहा। लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू जी ने एक चीज नोटिस करी कि यार हमारे देश में एससी एसटी के अलावा एक और क्लास है जो कि सोशली एजुकेशनली काफी बैकवर्ड है, उसका पता लगाया जाए, जिसको आगे चल के ओबीसी का नाम ही दिया गया था। हालांकि ये जो रिपोर्ट थी सबसे पहले 1953 में लाई गई थी कि हम इनको रिजर्व देने की बात करेंगे काका कालेलकर की प्रेसिडेंसी में, इसलिए इसे इसी नाम से जाना गया था। अनफॉर्चुनेटली ये जो फर्स्ट ओबीसी कमीशन जो लाया गया था वो फेल्ड हो चुका था। जी हाँ, इस चीज को आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, बाकी आगे तो इसमें आप में मेंशन ही है। SEBC इज अनदर नेम फॉर ऑल दोज पीपल हु बिलोंग टू कास्ट दैट कंसिडर बैकवर्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि ये वो लोग हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नजर में बैकवर्ड माने जाते हैं। इनका जो रिप्रेजेंटेशन है सोशली एजुकेशनली काफी कम होता है, तो इसलिए इस क्लास को थोड़ा ऊपर ले जाने के लिए इनको रिजर्वेशन देना काफी ज्यादा जरूरी है। किसी पर्टिकुलर रिलीजन कास्ट से बिलोंग नहीं करते, हर एक रिलीजन और कास्ट में हमें ये ओबीसी जो है वो देखने को मिल जाएंगे। द बेनिफिट ऑफ जॉब रिजर्वेशन वो स्टिल द अवेलेबल ओनली टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो पहले के समय एससी और एसटी लोगों के लिए ही रिजर्वेशन अवेलेबल होता था। नाउ अ न्यू थर्ड कैटेगरी कॉल्ड एसईबीसी वाज इंट्रोड्यूस्ड, तो अब नया ला दिया गया। ओनली पर्सन हु बिलोंग टू बैकवर्ड क्लासेस वर एलिजिबल फॉर दिस कोटा ऑफ 27% ऑफ जॉब्स, अदर कुड नॉट कम्पीट फॉर दीज जॉब। तो आज के समय जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है ना, उसके अंदर कुछ लिखा होता है, वो कैसे, जैसे जनरल उनके अलग कैंडिडेट, और उसके बाद फिर आ जाते हैं रिजर्वेशन कोटा जिसके अंदर ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी। तो जनरल को छोड़ के बाकी सारे रिजर्वेशन वाले होते हैं। और एक कॉमन तरीके से अगर आपको क्विक याद रखना है, प्रेजेंट टाइम इंडिया के अंदर 27% ओबीसी, एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5% और ईडब्ल्यूएस जो अभी रिसेंटली 5 to 10 ईयर के बीच में लाया गया था, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जनरल के अंदर से ही निकाला गया था, 10% इनको दिया गया। बाकी 4-5% जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए दिया गया है। ठीक है, मैंने आपको पूरा सिनेरियो बता दिया। तो इस रिजर्वेशन में जानते हैं कि कोई अदर जनरल कैंडिडेट उसमें कंपीट नहीं कर सकता। दिस ऑफिस मेमोरेंडम वाज द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स, क्योंकि बहुत टाइम बाद इसे इंप्लीमेंट किया गया था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड द सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इन 1979। जी हाँ, मैंने पहला तो बता दिया जो कि आपकी बुक में वैसे मेंशन है नहीं, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूं 1953 में काका कालेलकर की प्रेसिडेंसी में आया था। अब ये सेकंड बैकवर्ड था। अब इसको जो लीड किया गया था, जो इनके हेड थे वो बीपी मंडल ही थे, इनका नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। सो दैट इज द रीजन इसे मंडल कमीशन के नाम से जाना गया था। ये बिहार के रहने वाले थे, हेंस इट वाज पॉपुलरली कॉल्ड द मंडल कमीशन। इसकी कुछ सिफारिशें थी, आगे आपको पता चलेगा। इट वाज आस्क्ड टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया एंड रिकमेंडेड स्टेप टू बी आर टेकन फ्रॉम देयर एडवांसमेंट। तो एक तरीके से इसमें वही बात की गई थी, उन लोगों का पता लगाओ जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है सोसाइटी के अंदर, यानी कि इंडिया के अंदर, ताकि इनके लिए रिजर्वेशन का प्रबंध किया जा सके। द कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट इन 1980 एंड मेड मैनी रिकमेंडेशन। इसके अंदर बहुत सारी रिकमेंडेशन आई थी, सिफारिशें एक कुछ बताई गई है। वन ऑफ दीज वाज 27% ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स बी रिजर्व्ड फॉर द सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। द रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन वर डिस्कस इन द पार्लियामेंट। अब कोई चीज लाएगी है तो उसे पार्लियामेंट में तो डिस्कस करना पड़ेगा ताकि ऑपोजिशन को भी बताया जा सके। फॉर सेवरल ईयर, बहुत टाइम बाद पार्लियामेंट्स एंड पार्टीज केप्ट डिमांडिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कमीशंस रिकमेंडेशन। तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर एग्री भी हो गए, बट फिर भी ये नहीं हो पा रहा था। देन कम द लोकसभा इलेक्शन इन 1989। ये एक ऐसा टाइम था जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था और यहीं से कोalition की भी शुरुआत हुई थी। कांग्रेस का जो डोमिनेंस था बहुत कम हो गया था। अब इसके बाद बहुत सारा सिनेरियो चेंज हो गया। फाइनली जाके अब इंप्लीमेंटेशन की बात आ रही है इस ऑर्डर की।
In its election manifesto, the Janata Dal promised that if voted to power, it would implement the Mandal Commission report. वो भी फर्स्ट टाइम में ही बोला गया था। देखो, मैनिफेस्टो का मतलब होता है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जब गवर्नमेंट बनाने के लिए सामने आती है, यानी कि कंपीट करना चाहती है इलेक्शन के अंदर, तो वो अपना मैनिफेस्टो लाती है। मैनिफेस्टो के अंदर उसकी ना कुछ खूबियां लिखी होती है, जिसके ऊपर वो बात करती है, बोलते हैं कि अगर हम इलेक्शन जीत जाएंगे तो हम आपके लिए ये सारी चीजें करेंगे, यानी कि स्कीम प्रोवाइड करवाएंगे। तो इस स्कीम में इन्हीं के जनता दल के मैनिफेस्टो में मंडल कमीशन का इशू भी था। अगर हम जीत जाते तो हम पूरी तरीके से इसे इंप्लीमेंट करवा के ही रहेंगे। तो जनता दल डिड फ्रॉम द गवर्नमेंट, और वो जीत भी जाती है, और जीतने के बाद आप जानते हैं उसका पहला काम यही था। आफ्टर दिस इलेक्शन इट्स लीड वीपी सिंह वहां इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने थे, बिकम द प्राइम मिनिस्टर। सेवरल डेवलपमेंट टुक प्लेस आफ्टर दैट, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन एड्रेस द पार्लियामेंट अनाउंस द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन, जो दी गई थी 1980 के टाइम पे। ऑन 6 अगस्त 1990 द यूनियन कैबिनेट टुक अ फॉर्मल डिसीजन टू इंप्लीमेंट द रिकमेंडेशन, क्योंकि पावर इन्हीं के पास थी और यहां पे डिसीजन लेने की बात की जा रही थी। अगले ही दिन द प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह इन्फॉर्म द पार्लियामेंट अबाउट दिस डिसीजन थ्रू अ स्टेटमेंट इन बोथ द हाउस, यानी लोकसभा राज्यसभा, अभी इनके बारे में बात करेंगे। द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट वाज सेंट टू द डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल एंड ट्रेनिंग। द सीनियर ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट ड्राफ्टेड एन ऑर्डर इन लाइन विद द कैबिनेट डिसीजन एंड टुक द मिनिस्टर अप्रूवल, और इसके बाद एन ऑफिसर साइन द ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। दिस वाज हाउ OM, यानी कि ऑफिस मेमोरेंडम नंबर डैश 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 वाज बोर्न ऑन 13 अगस्त 1990, जिसका जिक्र हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में किया था। फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ दिस वाज द मोस्ट हॉटली डिवाइडेड इशू इन द कंट्री, क्योंकि अब सबको पता चल गया था एक मेमोरेंडम लाया गया, इसके ऊपर बात होगी, चर्चा होगी। न्यूज़पेपर मैगजीन वर फुल ऑफ डिफरेंट व्यू एंड ओपिनियन ऑन दिस इशू, क्योंकि बोला जा रहा था कि यार ये फेवर में भी अगेंस्ट में है। जो ओबीसी कैटेगरी से थे ऑब्वियसली वो फेवर में थे, जो उससे नहीं थे उनको लग रहा था कि सोसाइटी में और ज्यादा रिजर्वेशन बढ़ रहा है, जिससे कि स्पेशली जनरल लोगों को और ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। इट लेड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड काउंटर प्रोटेस्ट, सम ऑफ विच वर वायलेंट। अब इसके पक्ष में विपक्ष में दोनों ही साइड की कम्युनिटी के लोग आगे। पीपल रिएक्टेड स्ट्रांगली बिकॉज दिस डिसीजन अफेक्टेड थाउजेंड ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। लोगों बहुत ज्यादा इससे प्रभावित भी हुए थे। उनका यह ऐसा मानना था कि रिजर्वेशन की वजह से हजारों लोगों की जो जॉब है उसके ऊपर कहीं ना कहीं फायदा भी होगा और नुकसान भी होगा। फायदा उन लोगों को जो इस कास्ट से बिलोंग करेंगे और नुकसान उन लोगों को जो इससे रिलेटेड नहीं होंगे। सम फेल्ट दैट एक्जिस्टेंस ऑफ द इनइक्वालिटी अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट्स इन इंडिया नेसेसिटेड जॉब रिजर्वेशन and they felt this would give a fair opportunity to those communities who so far had not adequately been represented in the government employed। कुछ लोगों का मानना था कि देखिए जो लोगों के बीच में इनइक्वालिटीज है ना, तो उनको ऐसा फील होता था कि ये एक अपॉर्चुनिटी है उन कम्युनिटीज के लिए, ताकि वो एक तरीके से गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन सके, उनको वो अपॉर्चुनिटी मिल सके और उनका रिप्रेजेंटेशन सोसाइटी के अंदर थोड़ा बढ़ सके। अदर फेल्ट, कुछ अदर लोगों का ये मानना था कि दिस वाज अनफेयर, ये बिल्कुल अनफेयर है, एज इट वुड डिनाई equality of opportunity to those who did not belong to the backward community। यानी कि ये उन लोगों के साथ अन्याय है, अनफेयर है, जो कि इस कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते। They would be a denied job even though they could be a more qualified। और यहां तक कि ऐसा हो सकता है कि देखो अगर वो इस कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते, अगर उनके हायर भी क्वालिफिकेशन होगी तब भी उनको जॉब नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो तो रिजर्वेशन के लिए ओबीसी को दे दी जाएगी। इस वजह से दोनों ही साइड से एक बड़ा प्रोटेस्ट हमें इंडिया के अंदर देखने को मिला था, जो कि वायलेंट भी हो गया था। जी हां, वायलेंट भी हो गया था। सम फील्ड दैट इट वुड बी अ परपेट्युएट कास्ट फीलिंग अमंग द पीपल एंड हैम्पर नेशन ड्यूटी। और इसके बाद आप कह सकते हो फाइनली, क्योंकि सेंट्रल के अंदर उन्हीं की गवर्नमेंट थी जिन्होंने मैनिफेस्टो में इसके बारे में बात करी थी, और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हुए, बन गया लो 1993 के अंदर। और उस टाइम से आज तक ओबीसी जो है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन इसके अंदर ना दो चीजें थी, वो भी आपको मैं बता देता हूं थोड़ा पहले ही। लॉ बन गया, इंप्लीमेंट कर दिया, 27% रिजर्वेशन ले दिया, लेकिन ओबीसी का 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया था। एक था ओबीसी क्रीमी लेयर और एक था ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, यानी कि ओबीसी सीएल, ओबीसी एनसीएल। जो रिजर्वेशन देने की बात की गई थी ना, वो सिर्फ उन लोगों को दी गई थी जो कि एनसीएल कैटेगरी से है, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर, जिनकी सालाना आय उस क्राइटेरिया के नीचे होगी और जिनकी सालाना आय
उस क्राइटेरिया से अगर ऊपर जाएगी तो वो क्रीमी लेयर में जाएंगे, यानी कि उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। हालांकि वो ओबीसी कहलाए जाएंगे, लेकिन बेनिफिट सिर्फ एनसीएल वालों को मिलेगा जिनकी पर एनम की जो इनकम जो डिसाइडेड है उससे नीचे होनी चाहिए, जो उन्होंने क्राइटेरिया सेट रखा था। इसलिए आज भी दो ही कैटेगरी है ओबीसी के अंदर, एक एनसीएल वाली और एक सीएल वाली, तो कंफ्यूज मत होना। अब सवाल यहां पर है कि हम मेजर पॉलिसी डिसीजन के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कैसे लिए जाते हैं, वो तो ऐसे लिए जाते हैं। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इन केस मान लो अगर उस कोई डिसीजन के अंदर डिस्प्यूट हो जाए तो उससे सॉल्व कैसे किया जाएगा। देखो हमारे देश के अंदर जो सबसे बड़ी संस्था है ना वो सुप्रीम कोर्ट है, उसका फैसला आखिरी फैसला, तो ये जो सॉल्व करने का काम है वो इसी के अंडर में आता है। और उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर जो वेरियस स्टेट्स के अंदर अलग अलग होती है। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इन इंडिया सेटल डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट द गवर्नमेंट डिसीजन। तो अगर कभी भी गवर्नमेंट में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसका फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट करती है। सम पर्सन एंड एसोसिएशन अपोज टू दिस ऑर्डर फाइल अ नंबर ऑफ केसेस इन द कोर्ट। तो जिन लोगों को इस केस से परेशानी थी, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक कंट्री का पार्ट है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फाइल कर दी कोर्ट के अंदर इस चीज को लेकर कि वो इस ऑर्डर को पसंद नहीं करते, यानी कि PIL डाल दी। दे अपील टू द कोर्ट्स टू डिक्लेयर द ऑर्डर इनवैलिड एंड स्टॉप इट्स इंप्लीमेंटेशन। उन्होंने बोला कि ये जो ऑर्डर है गलत है, इसको लागू नहीं होने दिया चाहिए और इसको इंप्लीमेंटेशन से रोक दिया जाए, यानी कि डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाए। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बंच ऑल दिस केसेस टुगेदर। अब सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारी शिकायतें हैं, तो उन्होंने सबको अच्छे से मेजर किया और इसके बाद दिस केस वाज नोन एज द इंदिरा साहनी एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन केस। जो पर्टिकुलर कोई भी केस होता है ना उसके नाम से और वो पर्टिकुलर स्टेट से और सेंट्रल से वर्सेस कर दिया जाता है। 11 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हियर आर्गुमेंट ऑफ द बोथ साइड। 11 जजों की बेंच बिठाएगी जिन्होंने इस आर्गुमेंट को सुना था। एक मैं आपको फन फैक्ट बता देता हूं कि कभी भी ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बेंच होती है ना वो ना इवन नंबर में नहीं होती है, वो ज्यादातर आपको ऑड नंबर में ही देखने को मिलेगी। या तो 1 होगा या तो 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे ऑड नंबर चलेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें हमें फाइनल डिसीजन लेना होता है। मान लीजिएगा 5 जनों की बेंच है, 2 जने एग्री होते हैं और 3 जने एग्री नहीं होते, तो जहां पे मेजोरिटी जाती है उसको फाइनल डिसीजन माना जाता है। तो ऐसा कुछ होता है। बाय अ मेजोरिटी द सुप्रीम जजेस इन 1992 डिक्लेयर दैट दिस ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज वैलिड। तो जो डाली गई थी PL, जो फाइल की गई थी केसेस, वो सब रिजेक्ट कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि उन्होंने अच्छे से इसे रिव्यू किया और देखा कि इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ऑर्डर था उसको उन्होंने वैलिड डिक्लेयर कर दिया। एट द सेम टाइम द सुप्रीम कोर्ट आस्क द गवर्नमेंट टू द मॉडिफाई इट्स ओरिजिनल ऑर्डर। तो उन्होंने ये बोला था कि इसके अंदर आपको थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। उन्होंने बोला था इट सेड दैट वेल डू पर्सन अमंग द बैकवर्ड क्लासेस शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द गेटिंग द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन। ये सिंपल जो मैंने आपको बताया था कि उन लोगों को इस बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन से एक्सक्लूड करो जो कि वेल टू डू है, यानी कि अच्छे खासे हैं, उनकी पर एनम की इनकम भी काफी ठीक है, तो उनको इसका रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि ऑब्वियसली ये बात सच है कि हो सकते हैं, तो इसलिए उनको क्यों फायदा दिया जाए। तो सिर्फ NCL और CL क्रीमी लेयर वालों को नहीं मिलेगा, नॉन क्रीमी लेयर वालों को ही मिलेगा। अब यही चीज आप स्कूल में भी एक तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अकॉर्डिंगली द डिपार्टमेंट ऑफ विच इंस्टीट्यूशन आर वर्क एट इन द रनिंग ऑफ योर स्कूल। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट है जो पूरे स्कूल के लिए काम करता है। वुड इट बी बेटर इफ वन पर्सन अलोंग टुक ऑल द डिसीजन रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ योर स्कूल? तो ये कमेंट सेक्शन में बता रहा है, ठीक है। पर्सनल एंड ट्रेनिंग इश्यू एंड अनदर ऑफिस मेमोरेंडम और 8 सितंबर 1993 इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर दिया गया था और आज तक हमारे देश में OBC एक रिजर्वेशन बना हुआ है कोटा। होप सो कि आपको अब पता चल चुका होगा कि मेजर डिसीजन कैसे लिए जाते हैं और अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसे कैसे रिजॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द डिसीजन मेकर्स के बारे में। अब सवाल आता है कि डिसीजन लेता कौन है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। President is the head of the state and it's the highest formal authority in country। कहने का मतलब कि अगर देश में कोई भी कानून बनता है तो प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर होती है, जब तक वो साइन नहीं करेंगे तो तब तक वो कोई भी कानून इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से प्रेसिडेंट को फर्स्ट पर्सन के नाम से भी जाना जाता है इंडिया के अंदर। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्चुअली एक्सरसाइज ऑल द गवर्नमेंटल पावर्स। देखिए रिटर्न के अंदर प्रेसिडेंट की पावर ज्यादा, लेकिन एक्चुअल में जो मेन पावर्स है वो देश के प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। जितना भी काम होता है उसी के कहने से ही चलता है, अब ये मान के चलिएगा। ही टुक मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन द कैबिनेट मीटिंग्स। जो भी कैबिनेट मीटिंग्स होती है
उसमें जितने भी डिसीजन होते हैं सब उन्हीं की ही एग्रीमेंट से ही लिए जाते हैं और उन्हीं की परमिशन से दिए जाते हैं, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। पार्लियामेंट के अंदर 3 चीजें होती है, एक होता है लोकसभा, दूसरी होती है राज्यसभा और तीसरा होता है प्रेसिडेंट। आप इसे कॉन्स्टिट्यूशन के 3 ऑर्गन्स भी कह सकते हो। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर। अब देश के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसका कोई इलेक्शन नहीं होता, क्योंकि वो तो लीडर्स के थ्रू इलेक्ट किया जाता है। यानी कि मान लीजिएगा जो नंबर ऑफ एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो किसी पर्टिकुलर पार्टी से होते हैं और वो जब इलेक्शन जीत जाते हैं मेजॉरिटी के साथ, तो उनको डिसीजन लेने के लिए कहा जाता है कि वो अपने एक ऐसा लीडर को चुने जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा एज अ पीएम। तो इसीलिए पीएम के पास अपनी सपोर्ट होनी चाहिए मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा के मेंबर, तभी वो बना रह सकता है। अगर 2 साल तक उसके मेंबर का सपोर्ट है तो वो 2 साल तक ही देश का प्राइम मिनिस्टर बना रहेगा। अगर अगले साल सारे साथ छोड़ देते हैं तो उसे अनफॉर्चुनेटली, अगर वो मेजॉरिटी मार्क्स से नीचे आ जाता है तो उसे उसी टाइम रेजिग्नेशन देना पड़ता है। ये लीगल तरीके से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, इसलिए किसी भी गवर्नमेंट को 5 ईयर तक का ही टाइम दिया गया। और ऐसी बहुत सी गवर्नमेंट है जो अपना 5 साल का भी टाइम पीरियड जो पूरा नहीं कर पाई, कोई 1 साल में, कोई 18 महीने में, कोई 2 साल में भी गिरी है सरकारें इन लास्ट 76 ईयर के अंदर। इस चीज का ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की। आखिरकार हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की क्यों जरूरत पड़ती है। देखिए, द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट आर इंस्टीट्यूशन दैट टेक ऑल द इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन। अब ये कैबिनेट क्या होते हैं, देखिए प्राइम मिनिस्टर की एक अपनी खुद की कैबिनेट होती है जिसके अंदर वेरियस पोस्ट होती है और उस पोस्ट के ऊपर खुद प्राइम मिनिस्टर अपने लीडर को बिठाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिएगा अभी के समय हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर है वो मनसुख मंडाविया है। मनसुख मंडाविया को बनाया किसने, मतलब कि उनको हेल्थ मिनिस्टर किसने बनाया, तो वो देश के प्राइम मिनिस्टर ने बनाया। इनसे पहले हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने हेल्थ मिनिस्टर जो था वो डॉक्टर हर्षवर्धन को बना रखा था। उसी तरीके से रमेश पोखरियाल जो हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने उनकी सीट चेंज करके हम नए एक प्राइम मिनिस्टर बना दिए जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। तो ये जो आप देख रहे हो ना, एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, तो इन सब मिनिस्टर को एक कैबिनेट का नाम दिया गया है, जो कि एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर इसमें अपने मेंबरों को बिठा सकता है, उनकी पोस्ट चेंज कर सकता है और उन्हें प्रॉपर तरीके से भी हटा सकता है। अब यही सारे डिसीजन ले, हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, तो कोई भी अगर वो बनता है तो उसी के अंडर में आता है। यानी एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम होगा तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जाएगा और मेन जो डिसीजन होगा वहां के एजुकेशन मिनिस्टर के पास होगा। अब एजुकेशन मिनिस्टर अगर कोई चीज को एग्जीक्यूट करना चाहता है तो वो कैसे करेगा, तो इसमें हेल्प करने के लिए जरूरत होती है सिविल सर्वेंट्स की। सिविल सर्वेंट्स कौन होते हैं, जो यूपीएससी के एग्जाम देते हैं, जिसके अंदर वो आगे चल के देश के IAS, IFS ये बनते हैं, IPS बनते हैं, ठीक है। तो सिविल सर्वेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी का पार्ट होते हैं, वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करते हैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेकिंग स्टेप टू इंप्लीमेंट द मिनिस्टर डिसीजन। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई कानून बना है, मान लीजिएगा कि पार्लियामेंट में कोई कानून बना, ठीक है, और राष्ट्रपति ने उस पर साइन कर दिए। अब उसे एग्जीक्यूट करने का काम जो होता है वो सिविल सर्वेंट ही करते हैं, जो आगे चल के वेरियस ऑर्डर को पास करते हैं और फिर उसका प्रचार प्रसार किया जाता है, आम जनता तक उस ऑर्डर को पहुंचाया जाता है कि देखिए देश के अंदर एक नया कानून बना है। मान लीजिएगा एग्जाम्पल के तौर पर 1947 से लेकर 1988 तक देश के अंदर जो व्यक्ति 21 साल का था वो वोट डाल सकता था, लेकिन राजीव गांधी के टाइम पे एक ऑर्डर लाया गया, एक चेंजेस लाया गया कि इस एज क्राइटेरिया को 21 ईयर से लेकर रिड्यूस कर दिया गया 18। तो आज के समय हमें पता है ना कि 18 साल से प्लस जो भी पर्सन है वो वोट डालने के लिए एलिजिबल है, लेकिन 1988 से पहले ऐसा नहीं होता था। तो ऐसे चेंजेस होते हैं और ऐसे लॉ बनते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो एक इंस्टीट्यूशन है जहां पे डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट आर फाइनली सेटल्ड। अगर कोई पर्सन गवर्नमेंट के डिसीजन से खुश नहीं है तो वो PIL डालता है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर चर्चा करती है, देखती है कि कौन सही है, फिर जो सही है उसके फेवर में वो जस्टिस प्रोवाइड करवा देती है। तो इसीलिए हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की नीड होती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं पार्लियामेंट के अंदर ही, इन डेमोक्रेसी एंड असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन एक्सरसाइज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। तो जिन लीडर्स को हम चुन के भेजते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, यानी कि वो रिप्रेजेंटेटिव कहलाए जाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव यानी कि वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने एक तरीके से कानून बनाने का जो जिम्मा है वो उनके ऊपर दिया है ताकि वो अच्छे से कानून बनाए,
सही तरीके से डिसीजन ले सके और हमारे फेवर में ही बात करे। इन इंडिया सच एज अ नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन इज द कॉल्ड पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के अंदर जो एमपी बैठे होते हैं उनका चुनाव कौन करता है? हम ही करते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट के 3 पार्ट, जैसे प्रेसिडेंट हो गया यानी देश का राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये अपर हाउस लोअर हाउस क्या होते हैं, इन्हीं के ऑल्टरनेटिव नेम्स हैं, इनको कंफ्यूज मत होना, आगे इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? भैया हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है, इसके बारे में देखिएगा। पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर अ मेकिंग लॉ इन एनी कंट्री। देखिए कानून बनाने का जो एक काम है ना, वो हमारी पार्लियामेंट ही करती है। सिर्फ कानून ही बनाती है ये थोड़ा अलग बात है। एक काम है लॉ बनाना देश के अंदर, तो हमने वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश की वो हमने पार्लियामेंट को दिया। और पार्लियामेंट के अंदर वेरियस पॉलिटिकल पार्टी के जो एमपीज होते हैं वो सिटिंग होते हैं, जो जीते हुए मेंबर होते हैं, ठीक है। और किसी एक मेन के पास डिसीजन लेने की पावर भी होती है, जिसे हम लोकसभा स्पीकर के नाम से जानते हैं। अब वो जो डिसीजन लेता है वो नंबर ऑफ एमपी के बेसिस पे लेता है। जिस पार्टी के ज्यादा होते हैं अक्सर लोकसभा में उन्हीं का बिल पास हो जाता है। अगर लेकिन जब मेंबर इक्वल होते हैं ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, लेकिन ज्यादातर केसेस में लोकसभा के अंदर तो बिल पास हो जाता है। लेकिन ये तो हाफ बिल हुआ ना, क्योंकि बिल को पास राज्यसभा में भी होना पड़ता है। पार्लियामेंट कंट्रोल दोज हु रन द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट इस चीज को भी कंट्रोल करते हैं कि सरकार कौन चला रहा है। द गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजन सो लॉन्ग एज दे एंजॉय सपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो कि वहां पे वो डिसीजन लेते हैं और उनको सपोर्ट मिलता है। पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट है। तो जितनी भी पैसा होता है वो पार्लियामेंट ही कंट्रोल करती है। पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ द डिस्कशन एंड डिबेट ऑन पब्लिक इशू एंड द नेशनल पॉलिसीज इन एनी कंट्री। और यहीं पे ही सारा है, जो भी वाद विवाद होते हैं यहाँ पे चर्चाएं होती है। जब भी कोई फेमस चर्चा होती है उसके मीम मटेरियल बनते नहीं है, जैसे अक्सर मोदी जी ने कहा, राहुल जी ने कहा, कोई अन्य लीडर ने इतनी अच्छी स्पीच दी, किसी ने हंसी मजाक किया, तो ये ऐसी चीजें वायरल होती है। सारा पार्लियामेंट के अंदर ही डिबेट एंड डिस्कशन होता है। और एक कोई पार्लियामेंट की सिटिंग हो रही है ना, उसमें बच्चों बहुत करोड़ों का खर्चा आता है। ये नॉर्मल नहीं होती है जो सिटिंग होती है, किसी दिन जब लाइव चलता है ना तो एक सिटिंग में भी बहुत अच्छा खासा खर्चा आ जाता है देश का, ठीक है। पार्लियामेंट के बारे में है तो 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट देखो ऐसी दिखती है, ओल्ड वाली, अब तो नई बन चुकी है। तो ये ओल्ड भी है और नई वाली भी है। उसमें फर्क क्या है, जो इसके अंदर टोटल मेंबर बैठ सकते थे इससे ज्यादा उस वाली में बैठ सकते हैं। अब इस वाली में जो ओल्ड थी वो 543 बैठते थे, उस वाली में 600 से प्लस, यानी कि जब नेक्स्ट इलेक्शन होगा तो उसमें पता चलेगा कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स है। वो बहुत बड़ा एक टॉपिक है अपने आप में। 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट की अगर बात करें हमारी कंट्री के अंदर 2 हाउसेस है। द 2 हाउसेस आर नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट, इसे इस नाम से भी जाना जाता है, राज्यसभा को, एंड हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा को। इसके अगर टोटल मेंबर की बात करें तो 543 मेंबर होते हैं लोकसभा के, 250 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के। लोकसभा के अंदर पहले 545 होते थे और मैक्सिमम 550। तो अब क्या है कि जो 2 मेंबर्स थे एंग्लो इंडियन उन्हें रिमूव कर दिया गया है। लेकिन राज्यसभा के अंदर जो 12 मेंबर होते हैं ना उसे नॉमिनेट करता है खुद देश का प्रेसिडेंट, अलग अलग सेक्टर से, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट, साइंस, इन जगहों से, ठीक है। बाकी 238 वो इलेक्टेड होते हैं। अगर हम कंपैरिजन की बात करें, देखिए फीचर्स में सबसे पहले अगर नाम के थ्रू जाने चैम्बर या हाउसेस, तो लोकसभा को लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है और राज्यसभा को अपर हाउस के। जबकि लोकसभा के मेंबर्स ज्यादा होते हैं और वो डायरेक्ट तरीके से इलेक्टेड होते हैं, लेकिन राज्यसभा के मेंबर कम होते हैं, वो इनडायरेक्ट तरीके से इलेक्टेड होते हैं। टोटल मेंबर 543 डायरेक्ट तरीके से और राज्यसभा के 250। इलेक्शन की बात करें तो ये डायरेक्ट होता है, और जबकि ये इलेक्टेड एमएलएस के थ्रू होता है, यानी कि पर्टिकुलर स्टेट से कुछ एमएलए होते हैं, उनके द्वारा वोट करके इनको भेजा जाता है यहाँ पे राज्यसभा में। 10 ईयर की बात करें टाइम पीरियड तो 5 ईयर इन्हें मिलता है, इन्हें 6 ईयर मिलता है। लेकिन एक याद रखना कि 1/3 यानी कि एवरी 2 ईयर के बाद ये रिटायर्ड हो जाते हैं, ठीक है। डिसोल्यूशन की बात करें तो 5 साल बाद ये हटा दी जाती है, लेकिन ये परमानेंट ही रहती है। और नॉमिनेशन की बात करें, लोकसभा में कोई नॉमिनेशन नहीं है, लेकिन राज्यसभा में 12 मेंबर खुद प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है अलग अलग सेक्टर से, जो मैंने आपको बताया। ये कंपैरिजन हो गया। एंड एनी ऑर्डिनरी लॉ टू बी पास बाय द बोथ द हाउसेस, तो कोई भी साधारण से साधारण कानून होता है ना, तो उसे राज्यसभा लोकसभा दोनों में पास होना पड़ता है। बट इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द 2 हाउसेस, द फाइनल डिसीजन इज टेकन अ जॉइंट सेशन इन विच मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेस सिट टुगेदर। मान लीजिएगा कि कोई कानून आया ना ही वो दोनों जगह फंस गया, तो ऐसे में जॉइंट पार्लियामेंट सेशन बुलाया जाता है, जिसकी प्रेसिडेंसी खुद देश का राष्ट्रपति करता है। बिकॉज ऑफ द लार्जर ऑफ द नंबर ऑफ द मेंबर, द व्यू ऑफ द लोकसभा इज लाइकली टू प्रिवेल इन सच अ मीटिंग। लेकिन मेन पावर फिर भी लोकसभा के पास ही होती है। लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर इन मनी मैटर, और मनी के मामले में तो सबसे ज्यादा उसके पास होती है। वंस द लोकसभा पास द बजट ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर मनी रिलेटेड द राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्टेड। अगर लोकसभा
राज्यसभा में मनी से रिलेटेड कोई भी लॉ को पास कर दिया गया तो राज्यसभा उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती। हाँ, नाम के लिए द राज्यसभा कैन ओनली डिले इट 14 days और सजेस्ट चेंजेस इन इट, तो वो सिर्फ उसे 14 दिन के लिए रोक सकती है। मनी से रिलेटेड कोई भी बिल है और अपना सजेशन दे सकती है। अब लोकसभा के ऊपर ये डिपेंड करता है कि क्या वो उनके सजेशन को फॉलो करती है नहीं करती, उसका फुल राइट्स है। द लोकसभा में और मे नॉट एक्सेप्टेड दिस चेंजेस, अगर उसे लगता है कि करने चाहिए कर देगी, नहीं करने चाहिए तो भाड़ में जाए। ठीक है, आगे देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली द लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, ओनली अ पर्सन हु एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर इन द लोकसभा इज अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर, जिसे हम कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नाम से जानते हैं। If the majority of the Lok Sabha members say they have no confidence in the council of the minister, all minister including the prime minister have to quit। ये वही बात होगी, ये मेजॉरिटी वाली बात है। प्राइम मिनिस्टर तब तक प्राइम मिनिस्टर है जब तक उसके पास मेजॉरिटी ऑफ नंबर एमपीज का सपोर्ट है। जिस दिन वो सपोर्ट चले जाएगा तो आप मान लीजिएगा कि खुद वो जो मिनिस्टर है उनको भी एक तरीके से इस्तीफा देना पड़ेगा, रेजिग्नेशन, और प्राइम मिनिस्टर को भी। एग्जांपल के तौर पे अभी के समय बीजेपी के पास 303 सीट्स हैं और मेजॉरिटी नंबर चाहिए होता है 272। तो किसी टाइम अगर ये 272 से नीचे चले गए तो ऑन द स्पॉट अगले ही दिन उसी टाइम आप कह सकते हो रेजिग्नेशन देना होगा और 6 महीने का प्रेसिडेंट रूल लगेगा, फिर री इलेक्शन होगा। ठीक है, द राज्यसभा डज नॉट हैव दिस पावर, और राज्यसभा में ऐसा नहीं होता क्योंकि वो इनडायरेक्टली तरीके से वहां पे मेंबर बैठे होते हैं जो खुद स्टेट असेंबली के द्वारा चुन के भेजे जाते हैं। एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं हम आगे। ये जो एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर है, ये गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स होते हैं। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, सिंपल है। एग्जीक्यूटिव जो कि कोई लॉ बना तो उसे एग्जीक्यूट आगे बढ़ाने का काम कर रही है। लेजिस्लेचर जो कि लॉ बना रही है, और जुडिशरी अगर कोई अनफेयर होता है उसके अंदर जस्टिस दे रही है। एट डिफरेंट level of any government there are various functionaries who took day to day decision and implement those decision on the behalf of the people। यानी कि एग्जीक्यूटिव बॉडी वही है जो लोगों के बिहाफ पे डे टू डे डिसीजन लेती है और उन्हें इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं। ऑल दोज फंक्शनरी आर करेक्टली नोन एज द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अब ये 2 टाइप की होते हैं, एक होते हैं पॉलिटिकल, दूसरी होती है परमानेंट। पॉलिटिकल की बात करें, द वन विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर ओनली अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जो 5 ईयर तक के लिए होती है। इट इज सिग्निफाइंग द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, यानी कि ये गवर्नमेंट को एक तरीके से सिग्निफाई करने का काम करती है। परमानेंट की अगर बात करें, द वन वेयर पीपल आर अपॉइंटेड इन अ लॉन्ग बेसिस इज कॉल्ड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव और सिविल सर्विसेज, यानी जो आईएएस यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करके आगे चल के वो एग्जीक्यूटिव बॉडी का पार्ट बनते हैं तो वो परमानेंट होते हैं। पीपल वर्किंग फॉर सिविल सर्विसेज आर कॉल्ड द सिविल सर्वेंट। तो चाहे वो मीटिंग करना हो, कोई ऑर्डर को आगे एग्जीक्यूट करना हो, कोई पॉलिसी के बारे में ड्राफ्ट तैयार करना हो, बहुत सारे काम होते हैं वो आईएएस के अंडर में ही आते हैं। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट एग्जाम में सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है आईएएस का, यूपीएससी का ऑलमोस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में, उसकी पावर से रिलेटेड। मैंने आपको बताया था रियलिटी के अंदर जो पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है और रिटर्न में जो पावर है वो देश के प्रेसिडेंट के पास है। ही चेयर कैबिनेट मीटिंग, मैंने आपको बताया था कैबिनेट मीटिंग यही करते हैं। ही कोऑर्डिनेट्स द वर्क्स ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, की भैया एजुकेशन डिपार्टमेंट में कौन सा मिनिस्टर बनेगा, वो कैसे काम करेगा, ये सारा डिसीजन इन्हीं के अंडर में आता है। हिज डिसीजन आर द फाइनल इन द डिसएग्रीमेंट्स अराइज बिटवीन द डिपार्टमेंट्स। अगर जो इनको पसंद होगा वही करेगा, ठीक है, वही डिपार्टमेंट को मानना पड़ेगा। ही एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर, ऑल मिनिस्टर वर्क अंडर हिज लीडरशिप। जी हाँ, जैसा उन्होंने कहा तो ये हमारे मोदी जी की ही छवि यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट वर्क टू द मिनिस्टर। भैया मन है उनका कार्य करने का कर देंगे, किसी को हेल्थ मिनिस्टर बनाना है बना देंगे, किसको हेल्थ मिनिस्टर से हटा के एजुकेशन मिनिस्टर बनाना है वो भी कर देंगे। ही आल्सो हैज द पावर ऑफ द डिसमिस मिनिस्टर। अगर किसी को कुछ बनाना ही नहीं है, जो बना हुआ है चल अब तुम्हारा काम हो गया तुम हट जाओ, तो वो हटा भी सकते। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर क्विट द एंटायर मिनिस्ट्री क्विट। अगर प्राइम मिनिस्टर खुद अपने पद से इस्तीफा देता है तो फिर जो मिनिस्टर है उनको भी अपने पद से इस्तीफा देना ही पड़ता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अगर बात करें तो वही है, उन्हीं के। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड द ऑल द मिनिस्टर। इट यूजुअली 260 to 8 मिनिस्टर ऑफ द डिफरेंट रैंक। अलग अलग कैसे देखिए, टाइप्स ऑफ मिनिस्टर की बात करें, सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर की बात करें, जो कि टॉप लेवल के लीडर्स होते हैं। रूलिंग पार्टी और पार्टी जो चेंज करना होता है ना वो इन्हीं के अंडर में होता है। जैसे ये वो मिनिस्टर होते हैं जो खुद प्राइम मिनिस्टर ने इनको बनाया था, यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर का ये पार्ट होते हैं, जिनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिए होते हैं, चाहे वो
फॉरेन डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, तो ये उनके बारे में बात हो रही है, टॉप लेवल के होते हैं। मिनिस्टर ऑफ द स्टेट विद इंडिपेंडेंट चेंज आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ द स्मॉलर मिनिस्टर। नेशनल लेवल पे भी ना एजुकेशन मिनिस्टर होता है और स्टेट लेवल पे भी एजुकेशन मिनिस्टर होता है। बस फर्क कितना है कि नेशनल लेवल का जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो पूरे नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्टेट लेवल का जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो पर्टिकुलर उस स्टेट से रिलेटेड जो भी पॉलिसी बने उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यही इसके अंदर डिफरेंट है। मिनिस्टर ऑफ द स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर आर अटैच्ड टू एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर इन देयर वर्क। तो उनको जरूरत पड़ती है इन कैबिनेट मिनिस्टर की तो वो उनका हेल्प भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कॉलिशन गवर्नमेंट की। तो कॉलिशन गवर्नमेंट जब कोई अपने सारे गवर्नमेंट ना बना पाए और वो किसी दूसरी पार्टी का सहारा लेके गवर्नमेंट को रन करे, उसे हम कॉलिशन गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, यानी कि गठबंधन की सरकार। अ गवर्नमेंट फॉर्म बाय एन अलायंस ऑफ टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज यूजुअली व्हेन नो सिंगल पार्टी एंजॉय मेजॉरिटी सपोर्ट ऑफ द मेंबर इन अ लेजिस्लेचर। तो लोकसभा के इलेक्शन में 272 सीट चाहिए होती है, कितने में से 543 में से। मान लीजिएगा कि अगर बीजेपी की 250 आई है और उसे जरूरत है 22 सीट्स की और, तो ऐसे में जो अदर पार्टी है उसको सपोर्ट लेगी, यानी कि उनसे अलायंस गठबंधन बनाएंगी। जब वो पार्टी उनके साथ आ जाएगी और 272 से प्लस चले जाएंगे तो वो अपनी गवर्नमेंट को बना सकते हैं। सिंपली इसे कॉलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। लेकिन इसके अंदर जिनके सपोर्ट से गवर्नमेंट बनी है ना, उनके नखरे बड़े झेलने पड़ते हैं, यानी कि उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, क्योंकि आप सिंगल मेजॉरिटी पावर में नहीं हो ना, दैट इज द रीजन। द प्रेसिडेंट, भैया लिखित में पावर वाला प्रेसिडेंट हमारे देश में सबसे ज्यादा इनकी पावर्स है। इन रिटर्न मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, द प्रेसिडेंट इज द इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एमपीज एंड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इनका जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट तरीके से होता है और इसके अंदर एमपीज और एमएलए ही वोट डालते हैं। तो एमपीज तो 543 है, एमएलएज है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग स्टेट्स के अंदर जितनी एमएलए की सीट होती है, जो चुने हुए एमएलए होते हैं इलेक्टेड, वही वोट डाल सकते हैं। ठीक है, और अक्सर यही होता है कि अगर जिस पार्टी की गवर्नमेंट सेंट्रल के अंदर है तो उसी का ही लीडर देश का प्रेसिडेंट बनता है। जैसे बीजेपी है तो अभी के समय द्रौपदी मुर्मू वो भी बीजेपी से, इससे पहले रामनाथ कोविंद थे वो भी बीजेपी के थे, इससे पहले प्रणब मुखर्जी थे तो वो कांग्रेस के थे, तो उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो ज्यादातर में यही देखने को मिला हिस्ट्री के अंदर ज्यादातर केसेस में। पावर्स की अगर बात की जाए, द प्रेसिडेंट सुपरवाइज द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। तो अगर जब तक वो साइन नहीं करेगा तो भाई आगे कोई कानून नहीं बनेगा। ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटी टेक प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जो भी काम होता है गवर्नमेंट की पॉलिसी एक्टिविटीज होती है वो सब इन्हीं के नेम से होती है। ऑल लॉ एंड मेजर पॉलिसी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट आर इशू इन हर नेम, तो उन्हीं के नाम से इशू किए जाते हैं। ऑल मेजर अपॉइंटमेंट सच एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट एंड द गवर्नर, द इलेक्शन कमिश्नर, एम्बेसडर टू द अदर कंट्री आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। तो सबको अपॉइंट करने का जो काम होता है वो प्रेसिडेंट के अंडर में ही होता है। यहां तक कि तीनों ही सेनाओं का जो कमांडर होता है, सुप्रीम कमांडर, वो खुद प्रेसिडेंट ही होता है और प्रेसिडेंट को यह फैसिलिटी है कि पूरा वर्ल्ड टूर वो कर सकता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा सैलरी इंडिया के अंदर प्रेजेंट टाइम में वो भी प्रेसिडेंट की है, ऑलमोस्ट 6 लाख के समथिंग, और इससे कम वाइस प्रेसिडेंट की है 4.50, और उससे भी कम थोड़ी प्राइम मिनिस्टर की है। तो आप देख लीजिएगा प्रेसिडेंट का जो स्टेटस है वो इंडिया में कितना ज्यादा पावरफुल है। बट वही चीज है रिटर्न के अंदर, क्योंकि सारी चीजें प्राइम मिनिस्टर के अंडर में होती है। ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, उन्हीं के नाम से। द प्रेसिडेंट is the supreme commander of the defense force of India. However, president exercise all the power only on the advice of council of minister. तो ये सारी जो काम है ना वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से ही प्रेसिडेंट कर सकता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो किसके अंडर में वर्क करती है? देश के प्राइम मिनिस्टर के अंडर में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जुडिशरी की। ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल इन अ कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड द जुडिशरी। तो हमारे देश के अंदर जुडिशरी के अपने अपने लेवल है। ऐसे थोड़ी छोटे मोटे जो विवाद होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, वो हर बार सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अरे ऐसे थोड़ी आपकी चोरी होगी, घर पे लड़ाई झगड़ा हो गया तो वो सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी चले जाएगा। लेवल्स होते हैं, जैसे सबसे टॉप लेवल का जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट, फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उसके नीचे सेशन कोर्ट, फिर उसके नीचे लोकल कोर्ट। तो ऐसे ऐसे कोर्ट डिवाइडेड होते हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट होता है ना वहीं पे ज्यादातर काम सारे ही हो जाते हैं आपके, है ना। और हमारे देश के अंदर जो जुडिशरी वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। वो कैसे है देखिए, इंडियन जुडिशरी इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। तो ये इन दोनों में से किसी के अंडर में नहीं रहती है, अपने आप में इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर द अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट ही करते हैं।
A judge can removed only by an impeachment motion which is nearly impossible। अगर किसी जज को उसकी सीट से हटाना है तो इम्पीचमेंट मोशन के थ्रू उसे हटाया जा सकता है, जो कि अपने आप में काफी टफेस्ट काम है। इम्पीचमेंट जो मोशन होता है वो पार्लियामेंट के अंदर लाया जाता है और 2/3 मेजोरिटी के साथ पास होना पड़ता है, और जो स्टेट्स होते हैं 50% से ज्यादा एग्रीमेंट होना पड़ता है। बहुत लंबा प्रोसेस होता है। अगर एक जगह पास हो गया दूसरी जगह फेल तब भी नहीं हटा सकते। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट have the power to interpret the constitution of the country which is called the judicial review। अगर उसे लगता है कि कोई भी चीज के अंदर इंटरप्ट किया जा रहा है तो वो उसके ऊपर एक बार रिव्यू कर सकता है, जिसे जुडिशियल रिव्यू के नाम से जाना जा सकता है। जुडिशरी एक्ट एज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, और ये जो काम होता है वो गार्जियन के मतलब फंडामेंटल राइट्स के नाम से भी जाना जा सकता है, गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं हमारे देश की जुडिशरी के बारे में। तो होप्स हो कि आपको काफी अच्छे से समझ आ चुका होगा। यही था बच्चों आज की इस वन शॉट वीडियो में। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन कुछ इस तरीके से काम करती है। क्विक रिवीजन के तौर पे बस आप इतना जरूर याद रखिएगा, जो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव लॉ को एग्जीक्यूट करना, और जुडिशरी जो कि जस्टिस करने का काम करती है। तो ये तीनों है। और एक तरीके से एग्जीक्यूटिव बॉडी 2 टाइप्स की होती है, एक पॉलिटिकल और एक परमानेंट। पॉलिटिकल लिमिटेड 5 ईयर तक के लिए, और परमानेंट वाली परमानेंट ही होती है, जिसके अंदर IAS ये यूपीएससी जो क्लियर एग्जाम करते हैं वो ही बैठते हैं, यानी कि लॉ को एग्जीक्यूट करने का काम उन्हीं का ही होता है। और हमारे देश की जो पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा है, और पार्लियामेंट ज्यादा स्ट्रांग होती है। क्यों? क्योंकि वो देश के जो भी मेजर डिसीजन होते हैं वही लेने का काम करते हैं, और कोई डिस्प्यूट हो जाए तो वो देश की कोर्ट के पास वो मामले जाते हैं, जहां पे फाइनल वर्डिक्ट उन्हीं के अकॉर्डिंग दी जाती है। तो कुछ इस तरीके से हमारे देश के अंदर जो वेरियस इंस्टीट्यूशन है वो वर्क करते हैं। होप्स हो कि आपको काफी अच्छे से आप समझ आ चुका होगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।